नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। संसद कांड पर राहुल गांधी के दोस्तों की वो गवाही आई है जो राहुल को अरेस्ट करा देगी। ये सवाल खड़ा हो रहा है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, आज आपको यह भी बताऊं। राहुल गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे या कुछ नहीं होगा, वो चैप्टर जो बताएगा कि नियम क्या कह रहे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर सनातन पर ऐसा क्या कहा जो राहुल, अखिलेश और ओवैसी तीनों हजम नहीं कर पाएंगे, आज इसका चैप्टर भी। इधर राहुल, उधर संभल में अखिलेश के सांसद की गिरफ्तारी का टाइम पास आ रहा है क्या? योगी आदित्यनाथ ने किसके लिए कहा कि उसका तो वंश ही नष्ट हो गया? साथ ही बात होगी जयपुर में बीच सड़क ऐसा धमाका कैसे हुआ जिसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग का ऐसा तांडव कि 300 मीटर के दायरे में सब जल गए बॉस। भयानक है यह दुर्घटना जो हुई। और फिर महाकुंभ में 150 रुपए में रहने का ऐसा इंतजाम कर दिया मोदी योगी ने कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि क्या जबरदस्त तैयारी है। टेक्नोलॉजी और सनातन का ऐसा गजब मेल इस बार महाकुंभ में हो रहा है जिसकी चर्चा दुनिया में होगी। आज आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहले चलते। वन नेशन वन इलेक्शन बिल से संबंधित 2 विधेयकों को जेपीसी को भेजने को मंजूरी दे दी गई है। कुल 39 सदस्यों वाली जेपीसी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे। अब जेपीसी की टीम सभी दलों के साथ बैठक करके चर्चा करेगी और उनके सुझाव लेगी। प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की कोशिश की जाएगी। उसके बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और यह रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी जाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताई है। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर नई जगह मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जाना मंजूर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने आरएसएस प्रमुख के इस बयान का समर्थन किया है। मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए भाईचारा जरूरी है। इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम में अपने घर पर आखिरी सांस ली। चौटाला को उनके घर में दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स में बम की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। आज दिल्ली के बाद नोएडा के स्कूल को भी बम की धमकी मिली। धमकी का ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन की और स्कूल आए बच्चों को वापस भेज दिया गया। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी बम की खबर फर्जी निकली। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे से कथा शुरू हो चुकी थी और 1 लाख लोग पहुंच गए थे। कथा शुरू होने पर लोग जल्दबाजी में अंदर जा रहे थे। बाउंसर्स ने भीड़ को अचानक बढ़ने पर रोका तो लोगों को रोक कर एंट्री करानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से भगदड़ मची। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। संसद कांड पर राहुल गांधी के दोस्तों की वो गवाही आई जो राहुल को अरेस्ट करा देगी क्या? दिल्ली पुलिस की एफआईआर में ऐसा क्या जो राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा? राहुल गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे या कुछ नहीं होगा, वो चैप्टर जो बताएगा नियम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी चुनाव पर चुनाव जीत रहे हैं और राहुल गांधी के ग्रहों की दशा न जाने कौन से पोजीशन में है बॉस, कि उनके कांड ही खत्म नहीं होते। अब संसद के धक्का मुक्की कांड ने राहुल गांधी की अलग फजीहत करा दी। ऊपर से राहुल गांधी जिस तरह से चोटिल सांसद से मिले और अहंकार भरे भाव के साथ कट लिए, उससे उनकी छीछा लेदर अलग हो रही। लेकिन आज की डेट में सबके मन में यही सवाल है कि एफआईआर तो हो गई, लेकिन क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे? क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? क्या बीजेपी ने ऐसे ही एफआईआर करा दी या वाकई राहुल को जेल भेजने का कोई सीन भी है? आज पाठशाला में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। नियम कायदे क्या कहते हैं, सबूत क्या बता रहे हैं, पुलिस की जांच तो चल ही रही है। इस बीच राहुल गांधी के साथी सांसदों ने जो कह दिया वो क्या किसी गवाही से कम है? और क्या यह गवाही राहुल गांधी को भारी तो नहीं पड़ जाएगी? आप भी सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के किन साथियों ने ऐसी गवाही दे दी जो राहुल गांधी को फंसा सकती है। भाई आज आपको सब दिखाऊंगा, सब बताऊंगा। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख गया है इसकी भी बात होगी।
लेकिन आप कांग्रेस का एटीट्यूड देखिए बॉस। पहले इतना बवाल हो गया, दो सांसद अस्पताल में हैं, लेकिन कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम चोटिल सांसदों को ही नौटंकीबाज बता रहा है और राहुल गांधी को हीरो बताने में लगा हुआ है। कांग्रेस वाले कहते घूम रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुछ किया ही नहीं है, वो धक्का मार ही नहीं सकते किसी को, लेकिन धक्का तो मारा गया। किसने किसको मारा यह अब पुलिस की जांच बताएगी, क्योंकि धक्का मुक्की कांड की जांच का लोड दिल्ली पुलिस तो ले रही है, कांग्रेस ले ना ले। क्या दिल्ली पुलिस के हाथ वो वीडियो लग गया है जिसमें राहुल गांधी धक्का देते दिख रहे हैं? और सवाल यह भी है कि राहुल गांधी अगर दोषी साबित हुए तो उन्हें कितने साल की जेल होगी? क्या जेल जाते ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाएगी? यह सब आज आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि इस कहानी में अभी कई क्लाइमैक्स आने बाकी है। लेकिन पहले देखिए कि आज क्या हुआ है। आज संसद सत्र का आखिरी दिन भी था। जिस हंगामे के साथ यह सत्र शुरू हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़े हंगामे और बवाल के साथ सत्र खत्म हुआ। आज संसद सत्र के आखिरी दिन भी विरोध प्रदर्शन चलता रहा। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका वाड्रा तक प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बीजेपी ने संसद सत्र के आखिरी दिन राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट मार्च निकाला। बीजेपी सांसदों ने संसद के बाहर नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। राहुल गांधी माफी मांगो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी जैसे नारे बीजेपी के मार्च में लग रहे थे। लेकिन आपने एक चीज गौर की, राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं जो कांग्रेस वाला प्रदर्शन था उसमें। राहुल गांधी आज कहां थे वो भी बताऊंगा। लेकिन संसद का सत्र खत्म हो गया। इस सत्र में राहुल गांधी पर जो आरोप लगे वो खत्म नहीं हुए। इन आरोपों की वजह से ही यह सत्र कभी नहीं भूला जा सकेगा, क्योंकि आज तक नेता विपक्ष तो छोड़िए, किसी सांसद पर वैसे आरोप नहीं लगे जो राहुल गांधी पर लग गए। लेकिन राहुल गांधी पर एफआईआर हुई तो उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने आरोपों को वैसे ही हवा में उड़ा दिया जैसे जॉर्ज सोरेस से जुड़े आरोपों को हवा में उड़ा दिया गया। एक बार प्रियंका वाड्रा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा संसद कांड पर राहुल गांधी के दोस्तों की उस गवाही के बारे में जो राहुल गांधी को धक्का मुक्की कांड में अरेस्ट भी करवा सकती है, उनकी परेशानी बढ़वा सकती है। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। प्रियंका वाड्रा तो राहुल गांधी का बचाव करेंगी, लेकिन सच यह है कि राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को धक्का देने के आरोप लगे हैं, एफआईआर हो चुकी है। और इस धक्का मुक्की में बीजेपी सांसदों के साथ कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी, उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। जहां तक धक्का मारने वाली बात है, उसकी गवाही तो खुद राहुल गांधी के सहयोगी दे रहे हैं कि वहां पर धक्का मुक्की हुई थी। आप पहले जया बच्चन को सुनिए, जो समाजवादी पार्टी की सांसद है। जो वो कह रही है ना, आपको उसको बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। एक तरह से वो राहुल गांधी का बचाव करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो वो कह रही हैं उसमें वो फंस गई, क्योंकि जो वो कह रही हैं वो किसी गवाही से कम नहीं है कि कल संसद में क्या हुआ था, धक्का मुक्की हुई थी या नहीं हुई थी। एक बार जया बच्चन को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं ये गवाही क्या है। सारंगी नाटक कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में, पहले उड़ीसा में उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, वो ये बेकार थे। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से इन लोग खड़े हुए, जिस तरह से इन लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सारी सीढ़ी में ऐसे मोटे मोटे लोग, अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो लगेगा ही। बेकार का ड्रामा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों राजपूत जी और नारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं। जया बच्चन को फिल्मों में स्क्रिप्ट पढ़कर डायलॉग बोलने की आदत है। यहां स्क्रिप्ट थी नहीं। उन्होंने प्रयास तो अच्छा किया, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को ही फंसा दिया। जया बच्चन ने हालांकि बॉडी शेमिंग भी कर दी कि मोटे मोटे सांसद खड़े थे। उन्होंने महिला सांसद की भी बेइज्जती कर दी कि सब, इससे बड़ा ड्रामा मैंने नहीं देखा। सारंगी साहब को भी कह दिया कि वो ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन जया बच्चन बोलते बोलते ये भी मान रही हैं कि वहां एक दूसरे पर लोग गिर रहे थे और गिरेंगे तो चोट लगेगी। यानी एक तरफ तो वो चोट को नौटंकी बता रही हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि मोटे मोटे लोग खड़े थे, गिरेंगे तो चोट लगेगी। और वो ये भी कह रही हैं कि वो लोग रास्ता रोक के खड़े थे, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और उसके बाद कट फिर कहती हैं कि वो लोग मोटे मोटे लोग थे, गिरेंगे तो चोट लगेगी। यानी सीधी सी बात यह है कि वहां पर धक्का मुक्की हुई
ये जया बच्चन अपने बातों से एक तरह से साबित कर रही है। भाई वो कह रही है कि एक तो किसी को बॉडी शेविंग नहीं करनी चाहिए। कौन मोटा है पतला, ये बोलने का क्या तरीका है भाई कि मोटे मोटे लोग खड़े थे, कोई आपके बारे में कुछ बोल देगा तो आपको अच्छा लगेगा। और कह रही है कि वो लोग जाने नहीं दे रहे थे, हमको चढ़ना था, तो जो जाने नहीं दे रहा था वो अचानक खुद ही गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी जया बच्चन को सुन के ये लग रहा है कि वहां धक्का मुक्की हुई थी, ये उसकी गवाही दे रही। और आप सोचिए, बीजेपी की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक वो राहुल गांधी पे गंभीर आरोप लगा रही हैं, रो रही हैं। जया बच्चन ने उसका भी मजाक उड़ा दिया कि इससे अच्छी मैंने एक्टिंग नहीं देखी। ये खुद एक महिला है बॉस, सीनियर सांसद हैं, कम से कम उनसे इतनी उम्मीद तो की जा सकती थी कि अगर एक महिला सांसद कोई गंभीर आरोप लगा रही है तो उसका समर्थन ना करें, लेकिन एक तरह से उसका मजाक तो ना बनाएं। क्योंकि बीजेपी की महिला सांसद फांगनोन ने राहुल गांधी पर कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाया, वो ऐसे आरोप थे जो महिला के प्रताड़ना से जुड़े थे, जिसके बारे में बताने में भी सांसद फांगनोन कोन्याक असहज हो रही थी। ये ऐसे आरोप थे जो एक महिला के सम्मान और इज्जत से जुड़े हुए थे। बीजेपी की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक ने कहा था कि राहुल गांधी उनके बहुत करीब आकर खड़े हो गए थे, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी, राहुल गांधी उन पर चिल्ला रहे थे। सिर्फ जया बच्चन ही नहीं, कांग्रेस भी अब फांगनोन कोन्याक को टारगेट कर रही है। कांग्रेस सांसद हीबी ईडेन ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखकर बीजेपी सांसद के आरोपों को झूठा बता दिया है, कह दिया है कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए आरोप लगाए गए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को भी आप सुन लीजिए, वो तो बीजेपी की महिला सांसद पर उल्टे ये आरोप लगा रहे हैं कि सांसद फांगनोन कोन्याक उनका रास्ता रोक रही थी। मतलब ये जैसे राहुल गांधी ने नहीं कहा कल सारंगी साहब के पास जाकर कि इन्होंने मुझे धक्का दिया, वैसे ही अब प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि वो महिला सांसद उनको रोक रही थी। एक बार उनको सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि धक्का मुक्की कांड पर राहुल के दोस्तों की दूसरी गवाही क्या कहती है। मैं जा रहा था, मुझे यही महिला सदस्य, क्या नाम है उनका, हो यू करके रोक रही, तो मैं तो डर गया। तो जो कुछ हो रहा था, अरे यार नागालैंड वाली, क्या नाम उनका, कोन्याक, पी कोन्याक जी, मैंने तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए पीछे हट गया। मैं ये डर गए जैसे 70 साल के पतले दुबले व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति सारंगी साहब ने राहुल गांधी को धक्का दे दिया, वैसे ही महिला सांसद इनको रोक रही थी और ये डर गए, अरे बाप रे मेरी सेहत पता नहीं क्या हो जाएगा। राहुल गांधी के डिफेंस में न जाने अब क्या क्या कहा जा रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी पर बोली जा रही हर बात को ही झुठला दे रही है, पुलिस के जांच को खत्म होने का भी इंतजार नहीं कर रही। लेकिन राहुल गांधी के इंडिया अलायंस के साथी जो बातें कह रहे हैं वो तो राहुल गांधी के खिलाफ एक तरह से गवाही है, उसको कैसे झुठलाइएगा भाई। जया बच्चन बोली ना, वहां मोटे मोटे लोग खड़े थे, गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। मतलब कोई आदमी खड़े खड़े खुद ही तो नहीं गिर गया होगा कि मैं गिर जाता हूं पीछे वाले को चोट लगाता हूं, इसका मतलब किसी ने पुश किया होगा। धक्का मुक्की कांड पर आप राहुल गांधी के एक और दोस्त की गवाही सुनिए जो इंडिया अलायंस से ही है। यह गवाही नंबर 2 है। यह है समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की गवाही, जो कल की घटना के वक्त संसद के मकर द्वार यानी संसद के एंट्रेंस पर ही खड़ी थी। डिंपल यादव ने भी जाने अनजाने में यह बात मान ली कि उस वक्त मकर द्वार पर काफी लोग थे, कुछ ऊपर जा रहे थे, कुछ रास्ता रोक रहे थे, इसलिए फंबल तो होगा ही, कुछ लोग गिरेंगे ही। सुनिए डिंपल यादव ने क्या कहा। सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे और जहां सब स्टेज में खड़े थे और जहां ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर मकर द्वार से ही जाना है सब एमपीज को, और जहां बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे जो स्टेज में लोग थे वो डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में, एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं, कैसे बैलेंस बना पाएंगे। तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार है। डिंपल यादव का यह बयान भी बहुत अहम है। वो साफ साफ कह रही हैं कि इतनी भीड़ में सीढ़ियों पर जो लोग थे वो तो गिरेंगे ही, बुजुर्ग लोग कैसे बैलेंस बनाएंगे। यानी डिंपल यादव ने यह मान लिया कि बीजेपी के सांसद सच में गिरे थे,
कोई नौटंकी नहीं हो रही थी वहां पर। वो कोई झूठ नहीं बोल रहे कि अरे ऐसे ही चोट लग गया है और झूठ मूठ का नाटक कर रहा है, जैसा इंडी गठबंधन माहौल बना रहा गया, चोट लगी नहीं, गिरे नहीं, झूठे नाटक कर रहे। डिंपल यादव भी मान रहे हैं कि वहां तो लोग गिरेंगे ही। दूसरी बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए इस बात में, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये गवाही से कम नहीं है। वो कह रही हैं कि एक लोग चढ़ने का प्रयास करेंगे तो दूसरे तो गिरेंगे ही। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के सांसद वहां खड़े थे, चढ़ने का जबरदस्ती का प्रयास हुआ, इसलिए वहां पर लोग पीछे बैलेंस गड़बड़ा गए और गिर गए। सवाल यह है बीजेपी नहीं जाने दे रही है तो धक्का मार के घुसेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ। आपको वहां पे कॉरिडोर बना हुआ था, मैंने आपको दिखाया। कॉरिडोर नहीं बना दिख रहा था आपको, लोगों को सिक्योरिटी को बुला के बोलना था कि इनको हटाइए भाई, ये नहीं जाने दे रहे हैं, या आप धक्का मार के घुस जाइएगा। इसका मतलब वहां धक्का मुक्की हुई है, धक्का मार के ऊपर चढ़ने का प्रयास हुआ है, उसी में ये कांड हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों गवाहियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इधर राहुल गांधी पर एफआईआर हुई, उधर उन्हें ऐसे नेता का साथ मिल गया जो काफी दिनों से उनसे दूरी बना रहे थे। आज अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए। अखिलेश यादव ने आज इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, लेकिन अखिलेश यादव भी बिना मकसद बिना मतलब के स्पीकर से ना मिलते अगर उन्हें इस बात की चिंता ना होती कि उनका भी एक सांसद यूपी में बुरी तरह से घिरा हुआ है। अखिलेश यादव के एक सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है और अखिलेश यादव को पता है कि आज अगर राहुल गांधी का साथ देंगे तो कल को कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि उनके खुद के सांसद सपा के कभी भी जेल जा सकते हैं, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि वो संभल वाले मामले में आरोपी नंबर 1 भी है। अखिलेश यादव को पता है कि अगर अपने सांसद के पक्ष में विपक्ष का समर्थन चाहिए तो राहुल गांधी का भी बचाव करना हो। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सांसदों को लगी चोट को ड्रामा बताने की कोशिश की। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी कहां हैं। एफआईआर होने के बाद आज वो संसद में हुए प्रदर्शन से गायब क्यों थे? फरक्काबाद वाले तो नकली सर्टिफिकेट से जीत करके आए हैं, केवल सर्टिफिकेट से जीते हैं वो। और मैं तो कहूँगा उनके इलाज के लिए हम लोग मदद करना चाहते हैं। और आपको भी पता होगा कितनी किसको चोट लगी, आपसे बेहतर कौन है, सब कैमरे आपके पास हैं। अब आपका चेहरा भी बता रहा है कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। इधर राहुल गांधी को लेकर तूफान मचा है, उधर आज राहुल गांधी पूरे सीन से ही गायब रहे। दावा है कि आज राहुल गांधी संसद तो आए लेकिन कांग्रेस के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। वो एक निजी कार्यक्रम से पंजाब के मोहाली चले। राहुल गांधी के मोहाली में होने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वो सीनियर वकील आरएस चीमा की बेटी की शादी में शामिल हुए। यह शादी मोहाली के फॉरेस्ट हिल्स में हुई। मोहाली एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम था, शादी में जाना था, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं राहुल गांधी को चिंता थी आज संसद गए तो कहीं ज्यादा हंगामा ना हो जाए। आप सोचिए संसद में इतना बड़ा कांड हो गया, पहली बार नेता विपक्ष के ऊपर अपने ही साथी सांसदों पर हमले के आरोप लग गए। राहुल गांधी जो है वो कोई लोड लेते नहीं दिख रहे। इसी बात से बीजेपी भड़की हुई, अपने सांसदों को लगी चोट से आहत है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तो इतने गुस्से में हैं कि वो कहने लगे कि अगर राहुल गांधी पर 2-4 हाथ दे दिए होते तो। सुनिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी, अगर हम वहीं खड़े थे, हम राहुल गांधी जी को अगर 2-4 हाथ दे दिए होते तो आप सोचो हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमारी पार्टी की बेइज्जती नहीं होती, हमको हमारे एफआईआर नहीं होता। राहुल गांधी ने मारा है सांसद को, राहुल गांधी के पैर होना ही चाहिए। बीजेपी के सांसद तो गुस्से में हैं क्योंकि उनके साथी का सिर फूटा है, उनके बुजुर्ग सांसद का खून बहा है और यहां राहुल गांधी को इसकी कोई परवाह दिख नहीं रही। इसलिए तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर कोई नरमी नहीं दिखाई, तुरंत एफआईआर करवा दी। एफआईआर बीजेपी के सांसद हेमांग जोशी ने करवाई। हेमांग जोशी वडोदरा से सांसद हैं। उनका दावा है कि उनके सामने ही राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की थी। हेमांग जोशी ने एफआईआर में जो बताया उसके मुताबिक 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे एनडीए सांसद संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। सुबह 10:40 के करीब राहुल गांधी वहां पहुंचे। हेमांग जोशी ने बताया कि संसद की सिक्योरिटी ने राहुल गांधी से कहा था कि वो मकर द्वार पर जो साइड में रास्ता बना है वहां से निकल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आपराधिक मंशा की वजह से संसद की सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया और प्रदर्शन के बीच धक्का मुक्की की। राहुल गांधी ने अपने साथ साथ इंडी गठबंधन के बाकी सांसदों को भी धक्का मुक्की के लिए उकसाया और एनडीए सांसदों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। हेमांग जोशी ने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथ मौजूद बाकी सांसदों ने जानबूझकर ताकत के साथ बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को धक्का दिया। मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी और बाकी सांसद सीढ़ियों पर खड़े थे। राहुल गांधी के धक्का देने से मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी सीढ़ी से गिर गए।
मुकेश राजपूत के सिर के पिछले हिस्से पर चोट लगी, प्रताप सारंगी के माथे पर चोट लगी। शिकायत में कहा गया कि राहुल गांधी अच्छी तरह जानते थे कि उनके धक्का देने से एनडीए सांसद गिर सकते हैं, उन्हें गंभीर चोट लग सकती है। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर धक्का दिया। राहुल गांधी ने खुद तो धक्का मुक्की की, साथ में इंडी गठबंधन के बाकी सांसदों को भी इसके लिए उकसाया। यानी इस धक्का मुक्की के कांड में सिर्फ अकेले राहुल गांधी नहीं बल्कि बाकी लोग भी शामिल थे, यह आरोप लग रहा है। एफआईआर में भी आरोप के तौर पर राहुल गांधी और अन्य लिखा हुआ है, यानी जांच में बाकी लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। इसलिए बीजेपी राहुल गांधी पर कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तो साफ कह दिया कि राहुल गांधी पर पुलिस का एक्शन होना ही चाहिए। एक बार केंद्रीय मंत्री को सुनिए, फिर बताऊंगा कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं या नहीं। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफ़ी मांगना चाहिए। ये हमारे एमपीज़ का जो डिमांड है वो तो जायज़ है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तो हो गई, लेकिन अब आगे क्या होगा यह भी आपको जानना चाहिए। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी अरेस्ट होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा। हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं, नियम, कायदे, कानून और एफआईआर में दर्ज धाराएं क्या कह रही। राहुल गांधी के खिलाफ जो केस है उसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। पुलिस सबसे पहले घायल सांसदों यानी मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान दर्ज करेगी। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की भी जांच करेगी। घटना से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की पड़ताल करेगी। मीडिया के पास मौजूद फुटेज को भी सबूत के तौर पर जमा किया जा सकता है। संसद से सीसीटीवी फुटेज के लिए दिल्ली पुलिस लोकसभा स्पीकर से परमिशन भी लेगी। धक्का मुक्की वाली घटना का रिक्रिएशन भी पुलिस कर सकती है। उसके बाद पुलिस राहुल गांधी और अन्य सांसदों को नोटिस भेज सकती है। सबसे पहले घटनास्थल पर मौजूद सांसदों से पूछताछ की जा सकती है। उसके बाद राहुल गांधी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। यह मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए पुलिस पूरी सावधानी के साथ इस मामले की जांच कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और उनके तहत क्या सजा मिल सकती है वो भी आपको डिटेल बताता हूं। भारतीय न्याय संहिता उसकी धारा 115 लगाई गई है, जिसका मतलब है जानबूझकर चोट पहुंचाना। जानबूझकर चोट पहुंचाना यानी ये सब जानबूझकर किया गया, ये आरोप लग रहा है। 1 साल की सजा है इसमें और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और सजा दोनों हो सकती है। धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा धारा 125 जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, इसमें 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा 131 आपराधिक बल का प्रयोग करना, 3 महीने की इसमें सजा है, 1,000 का जुर्माना, दोनों भी हो सकते हैं। धारा 351 आपराधिक धमकी, इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ जो धाराएं लगी हैं उसमें अगर उनकी गिरफ्तारी हो भी जाती है तो उन्हें बेल मिल जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि राहुल गांधी पर धारा 117 और धारा 125 लगी है। ये ऐसी धाराएं हैं जिसमें पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती। हालांकि इन धाराओं में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन जारी की थी कि ऐसे अपराध जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है या उससे कम सजा का प्रावधान है तो उसमें गिरफ्तारी मैंडेटरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। और राहुल गांधी पर जो धाराएं लगी हुई हैं उसमें मैक्सिमम सजा 7 साल तक की है। इसके अलावा ये वैसी धाराएं हैं जिसमें बेल मिल सकती है। ऐसे मामलों में कोर्ट यह मानती है कि बेल मिलना आरोपी का अधिकार होता है। इसलिए अगर राहुल गांधी गिरफ्तार हो भी गए तो वो लंबे वक्त जेल में नहीं रहेंगे। हो सकता है इधर गिरफ्तार हो और उधर उन्हें बेल मिल जाए, यह भी स्थिति बन सकती है। तो जिन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी जेल चले जाएंगे, वैसी कोई स्थिति बनती भी दिख नहीं रही है। लेकिन अब यह समझिए कि राहुल गांधी अगर गिरफ्तार हो गए तो उसका सियासी इंपैक्ट क्या होगा। भाई राहुल गांधी गिरफ्तार हुए तो कांग्रेस तुरंत विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देगी। हो सकता है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में इंडी गठबंधन भी एकजुट हो जाए। गिरफ्तारी से सारा फोकस राहुल गांधी पर आ जाएगा। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी का कद बढ़ जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के जेल जाने से बीजेपी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अगले साल सिर्फ दिल्ली और बिहार में चुनाव है। अगर इसको चुनाव से जोड़कर देखिएगा
तो दिल्ली में साल के शुरुआत में चुनाव है। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के मुद्दे से बीजेपी से ज्यादा इंडी गठबंधन को ही नुकसान होगा, केजरीवाल को नुकसान होगा। खास तौर पर केजरीवाल को नुकसान इसलिए होगा क्योंकि अगर राहुल गांधी के लिए सेंटीमेंट गया तो वो केजरीवाल का वोट काटेंगे, बीजेपी का नहीं। बिहार में तो चुनाव अगले साल के अंत में नवंबर के आसपास होना है, तब तक तो यह मामला ही ठंडा पड़ जाएगा। यानी राहुल गांधी अगर गिरफ्तार हुए भी तो उसका कोई चुनावी और सियासी इंपैक्ट नहीं दिखेगा। दूसरी बात, राहुल गांधी की गिरफ्तारी से बीजेपी को फायदा ही होने की उम्मीद है। वो देश में यह मैसेज दे सकती है कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई अगर गलत काम करेगा तो उस पर एक्शन होगा, फिर चाहे कितना भी सियासी नफा नुकसान हो। वैसे भी राहुल गांधी को लेकर कुछ बीजेपी समर्थक इस बात से नाराज रहते हैं कि राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन के आरोप के बावजूद, अमेरिका के डीप स्टेट से कनेक्शन के आरोप के बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं होता। उन समर्थकों को भी जवाब मिल जाएगा कि भाई राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर एक्शन हो रहा है। राहुल गांधी अभी नेता विपक्ष हैं, इसलिए यह सवाल है कि क्या एफआईआर से राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी या नेता विपक्ष होने की वजह से वो गिरफ्तारी से बच जाए। आपको इसके नियम भी समझने चाहिए। लोकसभा के नियम 232 के मुताबिक किसी भी सांसद की गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब लोकसभा स्पीकर की अनुमति ली जाए, चाहे संसद चल रहा हो या न चल रहा हो। यानी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली पुलिस को लोकसभा स्पीकर की अनुमति लेनी होगी अगर वो राहुल गांधी को गिरफ्तार करना चाहती है। स्पीकर को यह भी बताना होगा कि सांसद को किस गुना, किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत से सवाल इस बात को लेकर भी लोगों के मन में है कि अगर राहुल गांधी गिरफ्तार हो गए तो क्या उनकी सदस्यता भी चली जाएगी। यह बात सच है कि जिन धाराओं के तहत राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ये 3 ऐसी धाराएं हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जा भी सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो जाएगी और राहुल गांधी कोर्ट से दोषी साबित हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के तहत अगर उन्हें कम से कम 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है, ऐसी स्थिति में उनकी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी और उनके 6 साल चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मामले में उनकी सदस्यता गई थी, लेकिन अभी तो यहां एफआईआर ही हुई है तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने का कोई सीन ही नहीं। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी मोर्चा खोला हुआ है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस दे दिया है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़कर शेयर किया गया। स्पीकर से अपील है कि मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए और जब तक समिति फैसला नहीं करती राहुल गांधी को लोकसभा से निलंबित कर दिया जाए। निशिकांत दुबे वो सांसद हैं जो कल धक्का मुक्की के वक्त मौके पर मौजूद थे, जो राहुल गांधी पर उस वक्त भड़क रहे थे। आज निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें कांग्रेस कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। एक बार सुनिए निशिकांत दुबे इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। उस तरफ तो 150-200 कैमरा था, तो मैंने कहा एक भी कैमरा से कोई फुटेज दिखा दीजिए। पत्रकार तो हमारे नहीं है ना, जिस तरफ से वो आ रहे थे उधर तो केवल कैमरा ही था ना, जिस तरफ प्रताप सारंगी जी गिरे वह उधर तो कोई कैमरा ही नहीं था। तो एक भी फुटेज दिखा दीजिए ना, या उनके चमचे जो बना रहे थे फुटेज वो दिखा दें। झूठ का कोई पाँव नहीं होता है और मैं बताऊं ये लोग झूठ की पराकाष्ठा करते हैं। इधर कांग्रेस इस बात को मुद्दा बना रही है कि कांग्रेस की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस ने कहा कि धक्का मुक्की वाली घटना के बाद लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई, पुलिस में भी शिकायत की थी कांग्रेस ने, लेकिन दोनों का ही कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को भी सुनिए। हमारे तरफ से भी चिट्ठी गई कि लोग प्रियंका गांधी जी लोकसभा के महिलाओं सांसदों पर ऐसा कल हुआ, उस चिट्ठी का कोई जवाब क्यों नहीं? ना सदन के अंदर कोई जवाब और जो एफआईआर दर्ज किए गए ना उसका कोई जवाब। सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है कि कांग्रेस की शिकायत को भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच देख रही है। उधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आरएमएल हॉस्पिटल में बीजेपी के दोनों घायल सांसदों से मुलाकात की। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को सिर में गंभीर चोट लगी थी और उनको आईसीयू में रखा गया है। फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी आरएमएल में एडमिट हैं, उनको भी चोट आई है। शिवराज सिंह चौहान ने दोनों नेताओं से मिलकर उनकी सेहत का हाल भी जाना। बीजेपी के दोनों घायल सांसदों की तबीयत अब कैसी है वो भी आपको बताता हूं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने दोनों सांसदों का मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसके मुताबिक प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों की हालत स्थिर है। दोनों ही सांसदों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। मुकेश राजपूत को सिर में भारीपन है और चक्कर आ रहे हैं। प्रताप सारंगी दिल के मरीज है, उन्हें निगरानी में रखा गया है। दोनों ही सांसद अभी एक दिन और आईसीयू में ही रहेंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों सांसदों को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।
वो कब डिस्चार्ज होंगे इस पर फैसला आगे होगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के लिए मुसीबत खत्म होती नहीं दिख रही। पाठशाला में अब अगली क्लास। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर सनातन पर ऐसा क्या कहा जो राहुल, अखिलेश, ओवैसी तीनों हजम नहीं कर पाएंगे। इधर राहुल, उधर संभल में अखिलेश के सांसद की गिरफ्तारी का टाइम पास आ रहा है क्या? योगी आदित्यनाथ ने किसके लिए कहा कि उसका तो वंश ही नष्ट हो गया? अब इसका चैप्टर। संभल के मुद्दे पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ओवैसी ने मोदी योगी के खिलाफ खूब फील्डिंग की थी, लेकिन योगी ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं कि अब संभल के मामले में ना अखिलेश नजर आ रहे हैं, ना राहुल गांधी, ना ओवैसी। एक तरफ संभल में योगी दनादन एक्शन ले रहे हैं, दूसरी तरफ अपने धुआंधार बयानों से सनातन विरोधियों के छक्के छुड़ा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, वहां भी वो सनातन और संभल के इतिहास का जिक्र करना नहीं भूले। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, हनुमान जी की आरती उतारी और पूरे विधि विधान से पूजा की। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के सिद्ध अशरफी भवन मंदिर में हुए महायज्ञ में भी हिस्सा लिया। वो करीब 1 घंटे तक महायज्ञ में मौजूद रहे। महायज्ञ में आहुति देने के बाद योगी आदित्यनाथ ने संभल और सनातन पर बड़ा संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया कि अब सबको सनातन का सम्मान करना ही होगा। पहले देखिए आज योगी आदित्यनाथ किस तरह भारत में मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वालों को निशाने पर ले रहे थे। और ये लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था। और क्यों किया था? उसके पीछे की नीयत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब की याद दिलाते हुए यह भी बताया कि किस तरह मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश करने वालों का वंश ही नष्ट हो गया। एक बार आप भी सुनिए, फिर बताऊंगा संभल में अखिलेश यादव के सांसद के घर बाबा का बुलडोजर क्यों पहुंचा। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वो फैले फुले नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और एक कारण है, जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता, तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। योगी आदित्यनाथ ने संभल और दूसरी जगहों पर मंदिरों पर हुए हमले पर यह बातें ऐसे समय में की हैं जब संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने वालों पर सख्त एक्शन हो रहा है। हर दिन सनातन को दबाए जाने से जुड़े नए सबूत निकल रहे हैं और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, जिन पर सर्वे से पहले लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का गंभीर आरोप है। इसी हिंसा की जांच के दौरान संभल में बिजली चोरी और अवैध निर्माण का भी खुलासा हो रहा है। बिजली चोरों की बिजली गुल हो रही, तो अवैध निर्माण पर योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। आज ये बुलडोजर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर तक पहुंच गया। संभल नगर पालिका की टीम ने बर्क के घर पर हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया। घर के पिछले हिस्से में बनाई गई सीढ़ियों को गिरा दिया गया। सपा सांसद के घर पर हुए बुलडोजर एक्शन पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए।
कैसे बुलडोजर चल रहा है सांसद के घर पर। फिर आपको इस बुलडोजर एक्शन की वजह भी बताऊंगा। सपा सांसद जियाउर रहमान के घर के बाहर आज फिर एक्शन देखने को मिला है। जो घर के बाहर के पीछे का जो हिस्सा था उसके यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, अब देखिए यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं इनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियाँ लगाई गई थी, ये घर के पीछे का हिस्सा है और ये जो सीढ़ियाँ बनी थी इनको देखिए यहाँ पर तोड़ा गया है और ये सपा सांसद जियाउर रहमान के घर के पीछे का हिस्सा है। और ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो विवाद चल रहा था। इनफैक्ट जो जिला प्रशासन है उसने नोटिस भी दिया था, क्योंकि जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका उल्लंघन करके जो नक्शा है उसको पास नहीं कराया गया था और ये बिल्डिंग बनाई गई थी, ऐसा प्रशासन का आरोप है। और अब देखिए यहाँ पर जो आगे सीढ़ियाँ बनाई गई थी इसी बिल्डिंग के जस्ट नीचे, इसको अब यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के जिस मकान पर कार्रवाई हुई वो पिछले 2 सालों से बन रहा है। आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराया गया। संभल प्रशासन ने जियाउर रहमान बर्क को पहले ही अवैध निर्माण के लिए नोटिस भेज दिया। रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत यह नोटिस दिया गया, जिसमें निर्माण नहीं रोकने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और सजा का प्रावधान। गुरुवार यानी 19 दिसंबर सुबह 10 बजे तक बर्क को इस नोटिस का जवाब भी देना था और जब अल्टीमेटम खत्म होने के बाद भी सपा सांसद बर्क की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो उसके बाद बाबा का बुलडोजर एक्शन में आया और उस मकान के उस हिस्से को गिरा दिया गया जो सरकारी नाले के ऊपर बनाया गया। लेकिन एक सवाल तो प्रशासन से भी है, इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई, अब समझ में आ रहा है कि यहां पर अवैध निर्माण हुआ है। ठीक है, कुछ दिन पहले समझ में आया, लेकिन इतनी बड़ी इमारत खड़े होते हुए समझ में नहीं आ रहा था कि यह अवैध निर्माण चल रहा है। 24 घंटे के अंदर सपा सांसद बर्क के घर पर दूसरी बार कानून का हथौड़ा चला। एक दिन पहले ही बिजली चोरी के आरोप में उनके घर की बिजली काटी गई। बिजली चोरी के मामले में सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और आज बिजली विभाग ने सपा सांसद पर 1,91,00,000 का जुर्माना भी लगाया है। बिजली विभाग की टीम को धमकाने के आरोप में सपा सांसद के पिता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर ली गई। प्रशासन ने सपा सांसद के पिता की धमकी वाला एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो बिजली विभाग के कर्मचारियों को उनका कबाड़ा करने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। देखिए एक बार। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा देख लो सब देख लो। अब यह भी देखिए कि संभल से सपा के जिस सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है और करीब 2 करोड़ के जुर्माने का नोटिस मिला है, उन्हें ही संभल में बिजली चोरी रोकने वाली समिति का जिम्मा सौंपा गया था। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल की डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी के चेयरमैन भी हैं। यह कमेटी का भारत सरकार की RDSS यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत आती है। इस कमेटी का काम इलाके में बिजली चोरी रोकने के उपाय करना होता है, लेकिन आरोप है कि संभल में खुद इस कमेटी के चेयरमैन जियाउर रहमान बर्क के इलाके दीपा सराय में 80% लाइन लॉस हो रही है, यानी जितनी बिजली की कुल सप्लाई के सिर्फ 20% हिस्से की रकम सरकारी खजाने में पहुंच रही है, बाकी 80% हवा में जा रहा है। संभल में योगी आदित्यनाथ का हर एक्शन कानून के तहत चल रहा है, इसलिए विरोधियों की भी खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही। खुद को चौतरफा घिरता देख सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क अब गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। इससे पहले वो गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की दौड़ लगा चुके हैं और खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। आज बुलडोजर एक्शन के बाद भी सपा सांसद बर्क ने एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर लिखा कि हक और इंसाफ की लड़ाई को रोकने के लिए किस हद को पार किया जाएगा। झूठी रिपोर्ट कराने और बदनाम करने वालों देश और दुनिया की आवाम देख रही है। 24 तारीख को संभल में जो कुछ भी नाइंसाफी हुई है, ये सब जो भी हो रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए करा जा रहा है। आगे बर्क ने लिखा कि उनकी पूरी कोशिश है कि उनकी कौम के साथ जो जुल्म हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको इंसाफ नहीं मिल पाई, ये इसलिए हो रहा है। वो अपने लोगों की आवाज हमेशा उठाते रहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो संभल में बिजली चोरों पर हो रहे एक्शन पर ही सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सारी कार्रवाई सीएम योगी के दबाव की वजह से हो रही। सुनिए एक बार। ये बीजेपी का मॉडल है, किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली को लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है।
बिजली को लेकर के एफआईआर दर्ज हैं। आज ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं ये बात, आप निकलवाइए रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं किसानों पे, गरीबों पर, और जानबूझ करके। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी उनके हैं, अधिकारी खुद हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हम पे ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? मुख्यमंत्री जी का खुद दबाव है। यानी संभल की घटना के बाद यूपी की सियासत भी गरमाई हुई, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास। जयपुर में बीच सड़क ऐसा धमाका हुआ है बॉस, आप हैरान रह जाएंगे देखकर। ऐसा धमाका जिसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग का ऐसा तांडव कि 300 मीटर के दायरे में सब जल गए बॉस। भयानक हादसा हुआ है, अब उसका चैप्टर। जयपुर में बीच सड़क पर एलपीजी टैंकर में ऐसा ब्लास्ट हुआ, आप तस्वीर देखिए बॉस, भयानक तस्वीरें हैं। आग ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों की रूह कांप गई। जो भी इसकी चपेट में आए उनका शरीर पिघल गया बॉस। ऊपर आसमान में उड़ रहे पक्षी जल गए। इतना भयानक ब्लास्ट हुआ है एलपीजी सिलेंडर्स में। सुबह होने से ठीक पहले जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग ही आग फैल गई। चीख पुकार के बीच लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ भागना है, कैसे जान बचानी है, क्योंकि चंद सेकंड में पूरा इलाका आग से घिर चुका था और जान बचाने का मौका तक नहीं मिला लोगों को। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। 10 किलोमीटर दूर आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि रात के अंधेरे में कई किलोमीटर दूर से दिख रही थी। लग जाएगी यार वो। आप तस्वीरें देखिए बॉस, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इस आग के पास रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आग की लपटें देखकर ऐसा लगा जैसे किसी बड़े गोदाम या केमिकल प्लांट में आग लग गई। लेकिन बॉस, ये बीच सड़क पर लगी हुई आग, क्योंकि जल्दी ही तस्वीर साफ हो गई और पता चला कि एलपीजी के जो गैस सिलेंडर होते हैं उससे भरा हुआ, एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर जो है उसमें ब्लास्ट हुआ। आप तस्वीर देखिए, उस एलपीजी गैस सिलेंडर में, एलपीजी गैस टैंकर में ब्लास्ट हुआ। ये सीसीटीवी फुट आप देखिए ना बॉस, सीसीटीवी फुटेज देखिए। यह हादसा सुबह 5:45 पर हुआ है। भांग रोटा मोड़ के पास हुआ जब एलपीजी गैस से भरा टैंकर यू टर्न ले रहा था। उसे पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही टैंकर में छेद हो गया। तेजी से एलपीजी गैस रिसने लगी। 3 मिनट तक गैस ऐसे ही रिसती रही और करीब 300 मीटर से ज्यादा के इलाके में फैलती चली गई। तभी जिसका डर था वही हो गया। गैस ने अचानक आग पकड़ ली और टैंकर के आसपास का 200 मीटर 300 मीटर का जो इलाका था बॉस, वो आग का गोला बन गया। आप ये तस्वीर देखिए बॉस, भयानक तस्वीरें। आपने ऐसी तस्वीर जिंदगी में नहीं देखी होगी, क्योंकि पूरा हवा में एलपीजी गैस जो है वो फैली हुई थी। एक चिंगारी भड़की और उसके बाद मतलब पूरा इलाका जल गया बॉस। गैस कितनी तेजी से फैली और हादसा कितना बड़ा था वो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। ये घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और आग लगते ही सब कुछ जलने लगा। टैंकर ब्लास्ट के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। तुरंत ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आसपास के इलाके को खाली भी कराया गया। मौके पर मौजूद लोगों को दूर रहने की हिदायत भी दी गई और इसके बाद आग बुझाने का काम शुरू। आग के तांडव का ये वीडियो भी देखिए जो अब आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, इस वीडियो को हादसे वाली जगह से 1 किलोमीटर दूर से बनाया गया है और इस 1 किलोमीटर दूर से बने वीडियो में भी दिख रहा है कि कैसे वहां धमाका हुआ, कैसे आग की लपटें फैल गई। जरा फुल फ्रेम दिखाइए, आवाज सुनाइए। जयपुर में हुआ ये जो हादसा है, इसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 5 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 26 लोगों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में अभी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं इस हादसे में 40 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गई, क्योंकि भाई ये हाईवे पे हुआ। पीछे जो गाड़ियां आ रही थी उनको क्या पता था आगे ये होने वाला है। सब जल गई बॉस। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ सो अलग। जयपुर अजमेर का ये रूट काफी बिजी रहता है। लोग सुबह सुबह यहीं से ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाते हैं।
यहां दिन के लगभग हर घंटे गाड़ियों की भरमार रहती है। जब यह हादसा हुआ उस समय भी तमाम गाड़ियां हाईवे पर मौजूद थी। वो तो सुबह 5 बजे का वक्त था, 5 पौने 6 का। अगर और लेट होता, सुबह और हो गई होती, आप सोचिए कितना बड़ा कांड और होता। आग की लपटें इतनी करीब से देखने के बाद लोगों ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन यहां से भागना भी आसान नहीं था। सर पीछे करो गाड़ी। पाइप फट गया क्या? अरे जल्दी करो। गाड़ी पीछे देखो। भैया गाड़ी सर पीछे करो गाड़ी। पाइप फट गया क्या? कई सारे फ्यूल टैंक फटने की वजह से एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, जिसके बाद 300 मीटर के रेडियस में जितनी भी गाड़ियां थी सब आग की चपेट में आ गई। कैसे एक कार जल रही है और आसपास खड़े ट्रकों में भी आग लगी हुई है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। देखिए, गाड़ी जल गई, जो ट्रक खड़े थे उनमें आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पा रहा। कई लोग तो जल रहे थे, जलते हुए ही मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पास जाकर बचाने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही। देखिए, सुनिए क्या हो रहा है। वो भाग्य नहीं किया, वो जला हुआ है यार। रे भाई साहब नहीं जला हुआ। आ जाओ आराम से। आ जाओ आराम से। बहुत ही दर्दनाक हादसा। बताइए, जो लोग सड़क पे जा रहे थे वो भी जल गए। इस वीडियो के आगे की तस्वीर इतनी भयानक थी कि हम आपको दिखा नहीं सकते। जयपुर में हुआ हादसा और भी भयानक हो सकता था। बताया जा रहा है कि जिन गाड़ियों में आग लगी उसमें से एक ट्रक में माचिस की तीलियों से भरे डिब्बे रखे हुए थे, जबकि कुछ ट्रकों में केमिकल से भरे कंटेनर थे। इसके अलावा कुछ मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप भी था। सोचिए, अगर इसमें भी किसी एक ने भी आग पकड़ ली होती तो सोचिए क्या हाल होता जयपुर। पेट्रोल पंप पर तो बिल्कुल उस मोड़ के पास था पेट्रोल पंप जहां हादसा हुआ। तस्वीरों में देखिए, सड़क पर खड़ी गाड़ियां जल रही हैं और ठीक सामने पेट्रोल पंप। सोचिए, जब एलपीजी के एक टैंकर से इतना बड़ा हादसा हुआ, अगर पेट्रोल पंप तक आग पहुंच जाती तो क्या ही होता। दिन के उजाले में तबाही का मंजर साफ साफ दिखाई देने लगा। हालांकि हादसे के चंद मिनटों के बाद ही फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। लेकिन फायर ब्रिगेड के लिए भी टास्क आसान नहीं था। सड़क पर जहां देखो गाड़ियां जल रही, आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इस सब के बीच घायलों को भी बचाना था और अस्पताल पहुंचाना था। हमारे संवाददाता भी मौके पर पहुंच चुके हैं। मौके पर कैसा मंजर था, हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। से गाड़ियां जली हुई हैं और अभी भी उनमें जो आग है वो सुलग रही है, कोशिश की जा रही है उसको बुझाने की। टीम लगी हुई है। वो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो सुबह सुबह दहशत का कारण बनी। ये देखिए, इनको धन्यवाद करना चाहिए जो आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर कोशिश करती है। और आप देखिए किस तरीके की आग रही होगी। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ ये पूरा का पूरा जो ट्रेलर है बड़ा, ये बस है वो पूरी की पूरी जलकर खाक हो गई है। ट्रक जलकर खाक हो गए हैं और जो कार गाड़ियां हैं लोगों की वो जलकर खाक हो गई हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और सामने आप देखेंगे ये वो पेट्रोल पंप है। ये देखिए, ये तस्वीरें यहाँ दिखाइए, ये पेट्रोल पंप है जिसके ठीक सामने ये गाड़ियां जली हुई आप देख पा रहे हैं। ये तो गनीमत रही कि पेट्रोल पंप ने आग नहीं पकड़ी। हालांकि चपेट में आने में बहुत ज़्यादा समय इसको नहीं लगता, लेकिन आप देखेंगे जहां गाड़ियां जली उसके ठीक बगल में यह पेट्रोल पंप। लेकिन कोशिश जो थी, आपदा प्रबंधन की टीम की बात करें, चाहे हमारे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, बहुत अच्छे प्रयास किए गए जिसकी वजह से इस आग पर काबू पाया जा सका है। यह हादसा बहुत ही भयानक था। सोचिए, लोग जल रहे थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। लोगों का शरीर आग से वहीं पर पिघल गया। वो तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते बॉस, इतनी भयानक तस्वीरें। कोई बाइक पर जा रहा था तो हेलमेट से उसका चेहरा चिपक गया, आंखें तक जल गई। पोटली में बांधकर लाशें लाई गई। पक्षी आसमान में जो पक्षी थे वहीं ऊपर ही जल गए, खत्म हो गए। इससे दर्दनाक कुछ और हो नहीं सकता। खैर,
पाठशाला का अब अगला चैप्टर खोलने का वक्त हो गया है। महाकुंभ में 150 रुपए में रहने का ऐसा इंतजाम कर दिया मोदी योगी ने कि देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी और सनातन का ऐसा गजब मेल कि महाकुंभ की चर्चा दुनिया में होगी। सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ को आस्था, अध्यात्म और परंपरा का संगम कहा जाता है, लेकिन इस बार इसमें एक नया आयाम जुड़ गया है। अब कुंभ में सनातन के साथ टेक्नोलॉजी का गजब संगम हो रहा है। महाकुंभ में आने वाले 50 करोड़ लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए मोदी योगी ने कुंभ की तैयारियों को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। इस बार कुंभ में आने वाले लोगों को ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जिसे अब से पहले कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। लोगों को कुंभ की एक एक जानकारी देने के लिए एआई रोबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट और चैट बॉट को भी तैयार किया गया है। यानी अब आपको कुंभ के दौरान किसी भी जानकारी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। बस मोबाइल निकालिए और अपना सवाल पूछ लीजिए। इसके अलावा एआई टेक्नोलॉजी वाले ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो आपको और आपके साथ जाने वाले साथी को खोने ही नहीं देंगे। अब तक यह कहा जाता था कि कुंभ में संभल कर जाना, बहुत भीड़ होती है, लोग खो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसी तकनीक लगाई गई है जो आपको लाखों लोगों की भीड़ में पहचान लेगी। अगर आपको कुंभ में ठहरने की दिक्कत आ रही है तो मात्र 150 रुपए देकर आराम करने की वर्ल्ड क्लास सुविधा मिल जाएगी। ऐसी आज आपको एक एक करके इन सारी सुविधाओं के बारे में बताऊंगा कि कैसी तैयारी, अद्भुत तैयारी चल रही है महाकुंभ की। कुंभ में 50 करोड़ लोगों की संख्या को देखते हुए ठहरने के लिए 3 गुना बड़ी टेंट सिटी बनाई गई, लेकिन इसके बाद भी अगर रुकने की कोई दिक्कत आती है तो लोगों के लिए स्लीपिंग पॉड तैयार किए गए। जरा दिखाइए स्लीपिंग पॉड की तस्वीर। बड़े साइज के डिब्बे जैसे दिखने वाले स्लीपिंग पॉड जापान की तकनीक से तैयार किए गए। ये कम बजट में आराम करने के लिए सबसे शानदार सुविधा है। इसमें आप घंटों के हिसाब से आराम कर सकते हैं। इन्हें प्रयागराज स्टेशन के नजदीक सिविल लाइंस इलाके में तैयार किया गया है। दरअसल कुंभ में बहुत से लोग सिर्फ संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, जिसमें वो कुछ ही घंटों में फ्री हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ठहरने और आराम करने के लिए बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि होटल में रुकिएगा तो पूरे एक दिन का किराया लेगा। इसलिए रेलवे डिपार्टमेंट ने स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुरू की। प्रयागराज देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुरू हो रही है। इसके बाद देश के दूसरे स्टेशन पर भी इसी तरह के स्लीपिंग पॉड लगाए जाएंगे। अब आप कहेंगे स्लीपिंग पॉड चीज क्या है बॉस, ये क्या है, डब्बा में कहां सुला दीजिएगा? स्लीपिंग पॉड में होटल में जो कमरे होते हैं उसकी जगह पे एक के ऊपर एक रखे खूबसूरत बेड का इस्तेमाल होता है, जिसमें 1 से 2 लोग बड़े आराम से सो सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें स्लीपिंग पॉड का नाम दिया गया है। इनमें क्या सुविधा होती है, क्या किराया लगेगा, अब आपको इसके बारे में बताता हूं। इसमें साफ सुथरे और आरामदायक बिस्तर के साथ हर पॉड में एसी की भी सुविधा दी गई है। साफ हवा के लिए वेंटिलेशन डक्ट भी लगाया गया है। इसमें ट्यूबलाइट और सामान्य रोशनी के साथ नाइट लैंप भी लगे हैं। अगर आप अपने साथी के साथ रुकना चाहते हैं तो डबल ऑक्यूपेंसी वाले बड़े स्लीपिंग पॉड भी उपलब्ध हैं। इसमें अलग से क्लॉक रूम और प्राइवेट बाथरूम भी दिया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसका 1 घंटे का किराया सिंगल पॉड के लिए 150 रुपए और अगर डबल पॉड लीजिएगा तो 200 रुपए। 1 घंटे का 200 रुपए। अगर आप 3 घंटे रुकना चाहते हैं तो 350 से 600-700 रुपए में काम हो जाएगा। 6 घंटे के लिए 500 से 700 रुपए और 24 घंटे के लिए 1450 से लेकर 2400 रुपए देने होंगे। स्लीपिंग पॉड के बाद अब आपको कुंभ चैटबॉट के बारे में दिखाता हूं। एआई तकनीक से तैयार इस चैटबॉट को खास तौर पर कुंभ में आने वाले करोड़ों लोगों के लिए तैयार किया गया। इसमें कुंभ में रास्तों की जानकारी से लेकर ठहरने की जगह तक, अखाड़ों के टेंट की लोकेशन से लेकर मंदिरों के रास्तों तक हर जानकारी आपको मोबाइल पर मिल जाएगी। अब तक कुंभ में जो लोग एक दूसरे से पूछ कर काम चलाते थे, अब अपनी जेब से मोबाइल निकालेंगे, एआई चैटबॉट से कुंभ से जुड़ा कोई भी सवाल पूछेंगे, हो गया काम। आप ये तक पूछ सकते हैं कि आसपास अच्छा खाना कहां मिलेगा, बताओ यार। सबसे बढ़िया बात यह कि इसके लिए आपको मोबाइल पर कुछ टाइप करने की भी जरूरत नहीं। अपना सवाल बोलकर भी बता सकते हैं कि सुनो यार खाना किधर मिलेगा। ये 11 भाषाओं में जवाब देगा। कुंभ में एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी की सुविधा है, दूसरी तरफ साइबर ठग भी एक्टिव हो गए बॉस। अगर आप भी कुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं तो बुकिंग करवाने से पहले थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि लोगों को ठगने के लिए कई फर्जी वेबसाइट और फोन नंबर भी आ गए हैं। कुंभ में आने वाले लोगों को ठहरने और घुमाने के नाम पर साइबर ठग फर्जी वेबसाइट और फोन नंबर फैला रहे हैं। इसके लिए सस्ते दाम पर नामी होटल्स और टेंट की फर्जी वेबसाइट बनाकर एडवांस बुकिंग का लालच दिया जा रहा है।
हालांकि कई वेबसाइट्स को यूपी पुलिस ने बंद करवा दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी फर्जी वेबसाइट से सावधान रहना होगा। अगर आप भी कुंभ को लेकर बुकिंग करवाने जा रहे हैं तो कुछ फर्जी वेबसाइट्स और फोन नंबर का ध्यान रखिएगा, इनसे ना बुक करा लीजिएगा। इसमें एक वेबसाइट है www.kumbhcottagebooking.com। इस वेबसाइट का ईमेल है reservation@kumbhcottagebooking.com। इसका फर्जी हेल्पलाइन नंबर है 9883453540। टोल फ्री नंबर भी है। इसके जरिए कुंभ में जाने वाले लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा था। अगर आपको कुंभ के लिए बुकिंग करवानी है तो कुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग करवाइए। 12 साल बाद होने वाले महाकुंभ के लिए प्रयागराज का कायाकल्प कर दिया गया। 50 करोड़ लोगों को देखते हुए पूरे शहर को एक अलग लेवल पर तैयार किया जा रहा है। सड़कों से लेकर फ्लाईओवर और नए पुलों तक पूरा प्रयागराज ऐसा लग रहा है कि बदल गया है। महाकुंभ में इस बार बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। जैसे आप इस रंगोली को देखिए, यह कोई आम रंगोली नहीं है। दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली है। इसे 55,000 स्क्वायर फीट में तैयार किया गया है। इसे बनाने में 11 टन रंग का इस्तेमाल हुआ है। प्रयागराज के जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के मैदान में बनी रंगोली में आस्था से जुड़े तमाम पहलुओं को दर्शाया गया है। इस अनूठी रंगोली में बायोडिग्रेडेबल पाउडर के साथ ही फूलों की पंखड़ियों और नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार का महाकुंभ बहुत भव्य रहने वाला है। और नवभारत पर और खासकर न्यूज की पाठशाला में हम आपको इस महाकुंभ के हर रंग दिखाएंगे, हर तैयारी दिखाएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका स्वागत है। भोपाल से हैरान कर देने वाली खबर आई है। भोपाल के मिंडोरा जंगल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिला। सोने की कीमत करीब 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह सोना और कैश जंगल में खड़ी लावारिस कार से बरामद हुआ। कार के अंदर 2 बैग में सोना और कैश रखा हुआ था। भोपाल में पिछले 3 दिन से त्रिशूल कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी ग्रुप समेत कुछ कारोबारियों के ठिकानों पर रेड चल रही है। आईटी डिपार्टमेंट का मानना है कि रेड से बचने के लिए सोना और कैश गाड़ी में रखकर गाड़ी को जंगल में छोड़ दिया गया होगा।